उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर लौटती दिख रही है। पहले लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया, अब गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया, जिसकी पहली बैठक 22 नवंबर को आगर मालवा के गौ अभ्यारण्य में होगी। देश की पहली गौ कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभागों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति की पोषक है। वो मानती है कि तीन हमारे सुखदाता गीता, गंगा, गौ माता, और इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। बाकी की पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी 15 महीने तक बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई, लेकिन उसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की, और आज गौ कैबिनेट का गठन भी करके एक नई परंपरा का देश में नया उदाहरण प्रस्तुत मध्य प्रदेश ने किया है। बीजेपी सरकार के इस फैसले का पंच जय अभियान चलाने वाली पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करती हूँ। ये पंच जय अभियान का हिस्सा लगता है, इसलिए मेरे लिए परम खुशी की बात है। उधर अपनी सरकार में 1000 गौशाला के निर्माण की शुरुआत करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चलो कांग्रेस सरकार के गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए किए जा रहे कामों से भाजपा सरकार को थोड़ी सद्बुद्धि तो आई, लेकिन सही मायनों में काम करना है तो गौशालाओं का निर्माण शुरू कराएं और गौ माता को लेकर अपनी पूर्व की सारी घोषणाओं को पूरा करें। धन्यवाद देना चाहिए मध्य प्रदेश के गौ सेवकों को कि कमलनाथ ने 15 महीने के कार्यकाल में 1000 आधुनिक गौशालाएं बनाई। तब इनको जागृत हुए हैं कि अरे भाई, कमलनाथ जैसा व्यक्ति गौशाला बना रहा है 1000 आधुनिक तकनीकी की। तब इन्होंने, अब ये नया नाटक है, क्योंकि ये तो वही लोग हैं, गौ माता के नाम पे राजनीति, राजमाता के नाम पे राजनीति, ये इस तरह का पाखंड फैलाने वाले लोग हैं। असली गौ सेवक ये नहीं। गौ माता के संरक्षण के साथ ही बीजेपी ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर चोट मारना शुरू कर दिया है। इंदौर में गौशाला के नाम पर बना कंप्यूटर बाबा का आश्रम ध्वस्त कर दिया गया। उनके 2 चेले हिस्ट्री शीटर रमेश तोमर और साजिद चंदनबाला के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चल गया है। एंटी भूमाफिया मुहिम की दिशा अब ग्वालियर की तरफ भी मुड़ गई है। यहाँ कांग्रेस नेता अशोक सिंह के बालाजी गार्डन के अवैध हिस्से को प्रशासन ने धराशायी कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि ये इशू पहले की कमलनाथ सरकार की भी प्राथमिकता में थे। चौथी बार प्रदेश की कमान संभालने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के शासन करने के नए अंदाज में ये इशू कहां तक जाते हैं, देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुहेल खान। आज का हमारा मुद्दा है एजेंडे पर लौटी बीजेपी। शय और मात के खेल राजनीति में एजेंडे का असला अब तराशा जाने लगा है। यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी अपने एजेंडे पर लौट रही है, या यूं कह लें कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी सरकार ने पहले सरकारी जमीन दबाए बैठे अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अभियान शुरू किया, फिर कथित लव जिहाद के खिलाफ बड़ा कानून लाने की घोषणा की। अब गाय के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला भी कर दिया। हालांकि सस्ती बिजली, कर्ज माफी, गौशाला निर्माण और भूमाफिया पर कार्रवाई पहले की कांग्रेस सरकार के एजेंडे का हिस्सा रहा है, लेकिन बीजेपी ने अपने कोर इशू को लेकर यह संकेत दे दिए हैं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस का क्या रुख रहेगा। क्या बीजेपी के ये एजेंडे सेट हो पाएंगे? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस चर्चा में। और चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनमें जेपी धनोपिया साहब हैं, अध्यक्ष हैं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। स्वागत है धनोपिया साहब। रजनीश अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वेल नोन चेहरा हैं राजनीति में। और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, न्यूट्रल अंपायर की भूमिका में आज हमारे साथ चर्चा में रहेंगे। शुरुआत में उन्हीं से करूंगा। शर्मा साहब, क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में उपचुनाव खत्म हो गए, बीजेपी अब सत्ता पर काबिज है और 2023 तक किसी तरह का कोई भी पेशोखम अब इस मामले में नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी अब अपने एजेंडे पर लौट रही है और उन तमाम चीज़ों को शामिल करती जा रही है जिसका वो वादा हमेशा अपने वोटर से करती है, और क्या उसके टारगेट में अब आने वाले नगरीय निकाय चुनाव हैं? बिल्कुल सुहेल जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि बीजेपी अपने 2003
में जब उमा भारती जी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की बनी तो उन्होंने एक चीज़ लाई थी, पंचजा अभियान लाया था। उस पंचजा अभियान में जल, जंगल, जमीन और जानवर यानी गाय माता को कहीं ना कहीं उसमें लिया गया था। लेकिन अभी इसमें 3 बिंदु में हम मान सकते हैं। एक तो जो आने वाले अपकमिंग जो लोकल बॉडीज के इलेक्शंस हैं वो पहला मुद्दा। ठीक। दूसरा मुद्दा उमा जी को सेटिस्फाइड करना। ओके। तीसरा मुद्दा इसमें है कांग्रेस के पास हिंदुत्व वाली कुछ भी चीज ना रहने देना, क्योंकि कमलनाथ जी ने अपनी 15 माह की गवर्नमेंट में गौशाला के लिए काम किया था। उन्होंने हर एक प्लान किया था कि हर पंचायत में एक गौशाला होगी, उसको गवर्नमेंट ऐड देगी। आई थिंक कुछ गौशालाएं बना भी दी गई थी। तो कहीं ना कहीं ये उनका एक एजेंडा था। तो कांग्रेस के इस एजेंडा को कैसे कांग्रेस के पास रहने दिया जाए, क्योंकि इसका बेनिफिट अभी हमको इलेक्शंस में लेना है। तो बीजेपी की गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है और इसलिए ये गौ कैबिनेट जो 22 नवंबर को होने वाली है, ये मेरे ख्याल से ये लगता है कहीं ना कहीं ये उस चीज को लेकर है। पहली बात। दूसरी एक चीज बात और इसमें रह जाती है कि बीजेपी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपने पुराने एजेंडे पर लौट रही है। बीजेपी का हमेशा, आपने यूपी का इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन देखा होगा, उस समय एग्जिट पोल भी कुछ और बोलते थे जी। और वहां के परिणाम आपने देखे कैसे आए कि वो बीजेपी की बम्पर जीत दी उसने। उसके पीछे कारण क्या था? आपने देखा होगा कि उस चुनाव को बीजेपी ने टोटली हिंदुत्व के मुद्दे पर खेला था। वो मुद्दे पर लड़ा एंड लास्ट मोमेंट तक उन्होंने ऐसे ऐसे चीजें, शमशान और ऐसे मुद्दे उठाए जी। तो इन मुद्दों से कहीं ना कहीं उन्होंने ये जान लिया कि यूपी में इतनी अच्छी जीत आ सकती है। तो ये तो लोकल बॉडी के इलेक्शन है, रूलिंग पार्टी के इलेक्शन है, इनमें तो हम काम कर ही जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कमलनाथ जी से गौ की जो चीज है उसको छीना है, उमा भारती को सेटिस्फाइड किया है और अपने हिंदुत्व को वापस लिया है। चौथी चीज जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन है उसको टारगेट किया है। ठीक, यानी कांग्रेस के कई मुद्दों को अब बीजेपी भी अपना रही है और जो कोर इशू हैं बीजेपी के उसको उसमें शामिल कर रही है कांग्रेस के तमाम एजेंडों को। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रजनीश साहब, कांग्रेस के कुछ एजेंडे थे जो कमलनाथ लेकर आए, उसमें गौ संवर्धन भी एक बहुत अहम मुद्दा था। अब बात यह है कि अब जब बीजेपी इसे अपने कोर इशू में शामिल कर रही है तो फिर ये बात भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है कि कांग्रेस के उन तमाम एजेंडों को जो कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपनाने जा रही थी उसको छीनने का काम अब बीजेपी कर रही है। यानी कांग्रेस का हाथ खाली करना चाह रहे हैं आप लोग। चलो अच्छा हुआ आप लोगों से पता चला कि गाय कांग्रेस का एजेंडा थी 15 महीने पहले और बाद में अब भारतीय जनता पार्टी अपने कोर इशू में शामिल कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ को जो जानते हैं उनको पता होगा कि गौ संरक्षण और संवर्धन कोर इशू आज से नहीं है, 15 मई के कमलनाथ जी से प्रेरणा लेके अभी नहीं, ये शुरुआत से रहा है इशू में। गोलियां खाने वाले, इंदिरा जी के शासन में लाठी खाने वाले भारतीय जनता जनसंघ के, क्षमा करिए, जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं, साधु संत रहे हैं, जब आपको 60 के दशक का पता होगा और लगातार इस प्रकार की बात चलती रही। अच्छा है कम से कम 15 महीने में नाम के लिए सही इस प्रकार की इन्होंने बात तो कही। ये कौन सी गौशाला कहां बना दी, जो शुरुआत करने की बात कर रहे हैं, पहले 23,000 की कही, फिर 1,000 की कही, फिर कहीं 40-50 बनाई है, तो वो 40-50 भी कहां है, किस हालत में है। खैर, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि ये एजेंडा भाजपा या कांग्रेस का नहीं, देश का एजेंडा है, संविधान के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है गौ संरक्षण और संवर्धन। ये आत्मनिर्भर किसान का मामला है, आत्मनिर्भर गरीब का मामला है, ये पोषण का मामला है, ये आर्थिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, ये दुग्ध उत्पादन का मामला है, ये अर्थव्यवस्था के पूरे चक्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसलिए ये केवल गौपालन कोई आस्था और धार्मिक विषय मात्र है और इसको कोई वैचारिक तौर पर केवल भारतीय जनता पार्टी से केवल कोर इशू का विषय रहा है इसलिए ये कर रहे हैं, पुनः अपनी एजेंडे पर लौट रहे हैं, केवल मात्र इतना नहीं है। और जब हम आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो क्या किया हमने, क्या किया हमारी मोदी सरकार ने 5-6 साल में, 6 साल में, तो जरूर खोजना चाहिए किया कि नहीं किया, यह केवल बतौलेबाजी की मोदी सरकार ने। तो आज अगर इस बारे में हम सोचेंगे तो ये जरूर बात निकलेगी कि क्या क्या उपलब्धियां उन पशु पालकों को, गौ पालकों को हुई हैं। क्या मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार 15 साल पहले रही, 15 महीनों के पहले, तो गौ पालन को लेकर क्या किया? जिस मध्य प्रदेश में गौचर भूमि छीन ली गई थी गौवंश से, जिस मध्य प्रदेश में केवल कागजों पर गौशालाएं संचालित होती थी और अनुदान बढ़ जाया करते थे,
उस मध्य प्रदेश में गौ अभ्यारण्य यानी तमाम पशु पक्षियों के अभ्यारण्य सुने होंगे, लेकिन गौ अभ्यारण्य जहां ये अभी गौ कैबिनेट की बैठक होने वाली है वो बनाने का काम हुआ। रीवा में, विंध्याचल में और तमाम प्रकार के जो गौशालाएं चलती हैं उनको भी अनुदान देने का काम हुआ, और कागजों पर नहीं, जमीन पर। साधु संत जो तमाम प्रकार के जुड़े रहते हैं उनको जोड़ने के कर और इन प्रकार की गौशालाओं चलाने का काम हुआ, और वो गौशाला भी आत्मनिर्भर बने, इस प्रकार के प्रयास हुए। और आने वाले समय में भी केवल सरकारी अनुदान की कृपा पर नहीं, तो ये तो एक धंधा पैदा हो जाएगा। ये आत्मनिर्भर किसान को भी बनाए और गौशाला भी आत्मनिर्भर बने। जो पूरा प्रयोग है वो उसी दृष्टि से किया जाए। इसलिए तेरा मेरा कांग्रेस भाजपा का नहीं, ये देश का एजेंडा है और हर सरकार को अपना योगदान इसमें निभाना ही होगा। जो पीछे हटेगा तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम भोगेगा, क्योंकि अगर देश खड़ा होगा तो इन्हीं आधारों पर खड़ा होगा। ठीक, जेपी धनोपिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस चर्चा में, वो आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा को। धनोपिया साहब, बात तो ये भी कही गई थी कांग्रेस सरकार जब आई थी कि हमने गौशालाओं को अपना इशू बनाया है, और शुरू भी ये बात कही गई कांग्रेस की तरफ से, कई गौशालाएं बनाई गईं, लेकिन रजनीश अग्रवाल साहब का कहना है कि गौशालाएं वो नज़र आती नहीं हैं। नहीं, देखिए सुहेल साहब, रजनीश अग्रवाल जी का दार्शनिक भाषण मैंने भी सुना, लेकिन वास्तविकता से बिल्कुल परे है। ऐसा लग रहा है किसी चुनावी सभा में भाषण दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। धरातल पर बात करना चाहिए, धरातल की बात होना चाहिए। जैसे डॉक्टर शर्मा ने कहा कि आज ये बात क्यों आई, मुद्दा क्यों उठा, 15 सालों में कहाँ कहाँ इन्होंने क्या किया गौ माता के लिए, कोई बता पाएंगे? कितनी गौशालाएं बनी, कितने अभ्यारण्य बने, कितनी गाय माताओं की ज़िंदगी बचाई। सड़कों पर गाय माताओं के जो एक्सीडेंट होते थे, प्लास्टिक की थैलियाँ खाने से उनके पेट में वो हो जाता और बेचारी अकाल मृत्यु की शिकार होती थी, उन सब के बारे में कुछ नहीं किया है। आज हालात ये है कि आदरणीय कमलनाथ जी ने हमारे वचन पत्र में लिया कि हम 3000 गौशालाएं बनाएंगे और उसके बाद हमारा अगला होगा कदम हर पंचायत में गौशाला बनाएंगे। गाय माता की रक्षा करने का नहीं था, गाय माता के प्रति पूजा भाव का नहीं था, गाय माता की जिंदगी बचाने का प्रश्न था। गाय माता जो सबके लिए धर्म की वो है, सबके लिए आस्था की है, उसके बारे में सोच थी। आदरणीय कमलनाथ जी ने 12 महीने 13 महीने जितना समय मिला उतना काम करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्यवश विजय चंदों के साथ मिलकर इन्होंने अपना खेल किया और सरकार गिरा दी। मैं बताना चाहता हूं, आपने कहा ना कितनी बनी, करीब 246 गौशालाओं काम शुरू हो चुके थे, निर्माण शुरू हो चुके थे, आप लोगों के कारण वो रोक दिए गए। और आज मध्य प्रदेश के अंदर हालात यह है, कमलनाथ जी ने 20 रुपये एक गाय की खुराक के लिए निर्धारित की थी, मेरे भाइयों ने 1 रुपये 20 पैसे कर दी। सोहेल साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि 1 रुपये 20 पैसे में कहीं गाय का पेट भरता है क्या? और ये जो आज जो आगर की बात कर रहे हैं, आगर में 9000 गाय सांस घुटने से, दम घुटने से मरी थी, जहाँ पर ये कार्यक्रम करने की बात कर रहे हैं। इनके कार्यकाल में हजारों लाखों गायें सड़कों पर बेचारी परेशान रही हैं, अकाल मृत्यु की शिकार हुई हैं। इन सब बातों में नहीं है, लेकिन चूंकि कमलनाथ जी ने मुद्दा उठा लिया था, जो आपने कहा कि अब चुनाव आ रहे हैं लोकल बॉडी के, हमारा मुद्दा छिन न जाए तो हम इसी धर्म को छीनने के लिए कर रहे। आप कुछ भी करते रहिए, हम इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहते, ना हमने राजनीति पहले इसके बाद जोड़ना था, ना आज जोड़ना चाहते। नहीं, हम तो आपको बताना चाहते हैं, गाय के प्रति जिम्मेदारी से काम करिए। अगर आप जिम्मेदारी से काम करेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। आदरणीय उमा भारती जी ने कहा कि 5 जय की बात सही हो गई, मुझे बहुत शांति मिली। अरे कहाँ थी आप आज तक? शांति कहाँ घूम रही थी भाई? कहाँ शांति क्यों नहीं ढूंढी इससे पहले? 15 साल में क्यों नहीं करवाया आपने? आप भी मुख्यमंत्री नहीं, आपने क्यों कुछ किया? घोषणा करके चली गई। ये घोषणा वीरों की पार्टी है, घोषणा कर रहे हैं। और इन्होंने कहा था हम मंत्रालय बनाएंगे। कहाँ है मंत्रालय? कैबिनेट बना रहे हैं कि 6-5 मंत्री बैठ के एक निर्णय कर लिया करेंगे। बनाइए ना मंत्रालय। आज जानवरों के नाम पर, गाय माता के नाम पर, पशु पक्षियों के नाम पर जितना अन्याय, जितना अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या कर रही है? कोई योगदान नहीं है, सिर्फ दिखावा है, घोषणाएं हैं और गुमराह करने का तरीका है। ठीक, मसले इसके अलावा और भी कई हैं, और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा की तरफ मैं रुख करूंगा। सत्यप्रकाश जी, कर्ज माफ़ी एक बड़ा मुद्दा रही, और शायद कांग्रेस को जब 2018 में सत्ता हासिल हुई तो एक बड़ा रोल शायद उस वादे ने निभाया मतदाता को रिझाने के लिए, जब ये कहा गया कि तमाम किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ किया जाएगा। गौशाला निर्माण उसमें था ही। उसके बाद हमने ये भी देखा कि कमलनाथ की सरकार जब MP में आई तो भूमाफिया के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, और ये कोशिश की गई कि उन तमाम अवैध जगहों को, या अवैध जो इमारतें हैं, अवैध ठिकाने, उनको ढाया जाए और सरकारी ज़मीनों को वापस लिया जाए। लेकिन आपको क्या ऐसा महसूस होता है डॉक्टर सत्यप्रकाश कि सरकारें चाहे कांग्रेस की हों चाहे BJP की हों, कुछ मुद्दे जो आम लोगों से जुड़े हैं, उनमें सरकारी खजाना भी शामिल है, क्योंकि सरकारी खजाने से ही फिर आम आदमी तक पैसा आता है, इनको पार्टी से ऊपर उठकर एजेंडे के तौर पर शामिल करना चाहिए? ये एजेंडा पार्टी का नहीं, सरकारों का होना चाहिए। अभी जो स्टेप सुहेल जी, शिवराज सिंह गवर्नमेंट ने जो उठाया है, जो कैबिनेट बनाया है गौ माता के लिए, काऊ कैबिनेट जो लाए हैं जी, एक्चुअली ये मुद्दा तो बहुत अच्छा है। अगर हम भारतीय संस्कृति की एंशिएंट यानी प्राचीन संस्कृति की तरफ जाएं
तो ये गोधन या पशुधन, जी किसान की जो मूल धन था वो पशुधन होता था। तो पशुधन भैंस धन कभी नहीं होता था। भैंस को तो अभी बाद में अपने अपनाया है, ये पहले नहीं था। पहले जी। गाय मेन थी और गाय का ही जो बछड़ा होता था वो उसके कृषि के काम आता था। कितने उसके पास बैल हैं ये चीज होती थी। ठीक। कमलनाथ जी ने ऐसा नहीं है, कमलनाथ जी ने भी वो स्टेप बहुत अच्छा उठाया था। कहीं ना कहीं गायों के संरक्षण की गौ संवर्धन बोर्ड पहले से ही था वैसे मध्य प्रदेश में, जी। लेकिन कमलनाथ जी ने आगे आए। उन्होंने केवल यही बात तो की कि गायें जो रोड पर रहती थी, जो गायें मर रही हैं, जो ग्राम पंचायत में हाईवेज हैं या अन्य रोड्स हैं वहाँ पर बैठे बैठे आप लोग भी देखते रहते हैं, कई मरती चली जाती थी रोड्स पर। तो उसके प्रति उन्होंने चिंता व्यक्त की। चिंता व्यक्त करने के बाद उन्होंने सेट्स बनाने की बात कही। लेकिन अगर कैबिनेट शिवराज जी ने बनाया है तो कहीं ना कहीं उस स्टेप को और आगे बढ़ाया है। कहीं ना कहीं ये वो गौ संवर्धन की बात है, गौ संरक्षण की बात है। ये ना केवल धार्मिक रूप से इसको जोड़ा जाए बल्कि इसको इकोनॉमिक रूप से भी जोड़ा जा सकता है। क्योंकि जब हम गाय पालते हैं, गाय पालने से क्या गोबर आता है, दूध होता है, इन सब जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, उन प्रोडक्ट्स का मानव के जीवन में जो उपयोग है, मूत्र की तो दवाएं तक बन रही हैं। तो गाय को अगर सिस्टमेटिक तरीके से उसका पालन किया जाए, उसका व्यापार किया जाए, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका व्यापार किया जाए, तो ना केवल धार्मिक महत्व होगा उसका, बल्कि कहीं ना कहीं वो इकोनॉमी को भी, प्रदेश की इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाएगी। ये स्टेप अच्छा है। लेकिन आपने एक चीज और कहा कि कांग्रेस वही मुद्दे कर्ज माफी लेके आ रही है। कर्ज माफी देखो, किसान और गाय दो मुद्दे कमलनाथ जी के थे, नो डाउट। उसके कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। भले वो फुल मेजोरिटी में नहीं आई, लेकिन हाँ आई। उन्होंने जिस हद तक चाहा उन्होंने उसको किया, भुनाया। सिंधिया जी उसी से नाराज हो गए और वो दूसरी पार्टी में चले गए, एक सरकार गिर गई। लेकिन मैं यहाँ एक चीज जानना चाहता हूँ, सिंधिया जी उस मुद्दे को 7 महीने के बाद भी भूल गए हैं। उनको उस मुद्दे को दोबारा उठाना चाहिए। भले ही शिवराज जी ने उदारता दिखाई कि उन्होंने 4000 रुपए किसान के खाते में डाले, ठीक, भले ही वो एक उसी चीज का कहीं ना कहीं दूसरा रूप था। लेकिन मेरे ख्याल से अगर एक गवर्नमेंट ने एक माफी की है तो किसान के भलाई के लिए तो इस गवर्नमेंट को भी आगे आना चाहिए। वहां पार्टी नहीं होना चाहिए। गाय, किसान, ये इस प्रदेश की, इस देश की मूल चीजें हैं। इनके लिए राजनीति से परे जाकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। ठीक। रजनीश अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए। रजनीश जी, आगामी वक्त में मध्य प्रदेश को अब स्थानीय चुनाव के लिए जाना है। बीजेपी अब जो कुछ एजेंडे पर लौटी है और जो कुछ इश्यूज उठाए जा रहे हैं, ये सब आके हमें आगे भी नजर आते रहेंगे 2023 तक, या फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ चुनावी शगुफा बन के रह जाएगा? देखिए, मुझे लगता है सोहेल जी, एक बात जानना चाहिए कि अभी 28 विधानसभा के उपचुनाव से निकल के हम आए हैं, 10 तारीख को तो परिणाम आए हैं जी। तो ये चुनाव, और हमारी कोई हार हो गई होती या बहुत किनारे की जीत हुई होती, 50-50, 60-60 हजार, 40-40 हजार से हमारे विधायक जीते हैं। इतने बड़े अंतर से जीते हैं। और जब इतने बड़े अंतर से जीते हैं तो इन सब अंतर से जीतने के बाद में अब ये बात कि केवल हम कोई चुनाव के कारण दूसरे चुनाव में जाना इसलिए एजेंडा सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। और अगर 2018 का घोषणा पत्र, हालांकि अब उसका कोई महत्व नहीं रहा, बीच में 15 महीने कांग्रेस के कुशासन, अराजकता के और आर्थिक प्रकार से कुशासन के रहे, तो वो तो सब समाप्त हो गया और बाद में कोरोना काल आया। लेकिन उन 15 महीनों के पहले 2018 में तब तो ना कमलनाथ जी का शासन था, ना कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कांग्रेस ने कहा था जी। ना एजेंडा उनका इस प्रकार का। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी, और उसके पहले 2013 में, उसके पहले 2008 में, उसके पहले 2003 में, उसके पहले 1998 में, उसके पहले 1900, और सारे घोषणा पत्र आप कल पत्र देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कितना किया है, क्या किया है, जरूर उल्लेख करिएगा और उसका आकलन कर लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या उपलब्धि प्राप्त की। और अब जब नगरीय निकाय चुनाव आ रहे हैं तो उनमें क्या मुद्दे होंगे? नगर विकास के मुद्दे होंगे, हमने क्या किया जहां जहां हम नगर सरकार में रहे हैं वो मुद्दे होंगे। तो कर्ज माफी की आप बात कर रहे थे, कर्ज माफी भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं रहा, ना है। हम किसान को कर्जदार ना बनाए इसके लिए प्रयास करने में जुटे हैं। और जो 4000 रुपए की बात कही थी, वो 4000 रुपए उस लघु और सीमांत छोटे किसान को, जो कभी बैंक के दरवाजे भी नहीं जाता, वो कर्ज कभी लेता भी नहीं है, उसको लघु सीमांत किसानों को ऐसे 70 लाख से ज्यादा, लगभग 77 लाख किसान ऐसे हैं जिनके खातों में 6000 केंद्र के और 4000 हमारी तरफ से, कुल 10,000 रुपया साल देने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि छोटे किसान के लिए जो छोटी मोटी जरूरतें हैं वो पूरी करने के लिए बहुत बड़ी सहायता बनती है। और इसी कारण जो कांग्रेस कहा करती थी हमने कर्ज माफी किया और जनता ये करेगी वो करेगी, जनता से पूछो, जनता किसान वो जवाब दे देगा।
इसलिए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अनुसरण नहीं कर रही है। भगवान मां सरस्वती ऐसी बुद्धि हमारी ना करे कि हमें कांग्रेस का अनुसरण करना पड़े। हम जनता का अनुसरण करें, जनता से प्रेरणा लें, जनता के जो मूल्य हैं, जनता की जो सोच है, जो जनता की समझ है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते रहें। इतना बना रहे, मुझे लगता है कि हम ठीक दिशा में मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। बाकी कांग्रेस से सीखने की जरूरत कम से कम हमें नहीं है। ठीक है, धनोपिया साहब मेरे साथ मौजूद हैं। धनोपिया साहब, हमने देखा इससे पहले शिवराज सिंह चौहान के जो कार्यकाल रहे, बहुत शांत स्वभाव के सीएम के तौर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, लेकिन इस बार जब उन्होंने शपथ ली थी तो शुरुआत में बड़े एग्रेशन में नजर आए थे और साफ तौर पर कहा था कि इस बार ना मैं चैन से बैठूंगा और ना अपने लोगों को चैन से बैठने दूंगा, यानी ताबड़तोड़ मध्य प्रदेश में काम करूंगा। इस वक्त जो बीजेपी तमाम इश्यूज को लेकर काम कर रही है, आपको लगता है कि क्या सरकार वाकई इस बार कामों को करके दिखाएगी या फिर आपको इसमें अभी भी कोई लूप होल नजर आ रहा है? सोहेल जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन इसके पहले मैं अपने मित्र रजनीश अग्रवाल जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। 50-50 हज़ार वोट से जीते हैं, जहाँ हार रहे थे वहाँ जीते हैं। अरे भाई, ईवीएम की मेहरबानी है। अगर सूरमा हो, सास है, तो नगर निगम नगर पंचायतों को करा लीजिए मतपत्र से। हैसियत मालूम पड़ जाएगी क्या खड़े हुए हो, अभी मालूम पड़ जाएगा। करिए घोषणा, अगर बाहर में साहस है तो। ये ईवीएम की सेटिंग करके लोगों को परचेज करने वाले काम जो किए हैं, और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 6,000 की घोषणा कब की थी? मार्च में। क्या करते रहे आप 9 महीने तक? भाई आपको मानो तो चुनाव होना है। 4,000 रुपये किस दिन डाले? वोट डालने के 2 दिन पहले लोगों को पिल्लो बन दिया आपने। 77 लाख लोगों को पिल्लो बन दिया, और पिल्लो बनने की दम तक आए हुए हमसे कह रहे हैं कि कांग्रेस की उसमें बुद्धि भी हमें तरस आता है। अरे हमें आपकी बेईमानी भ्रष्टाचार पर तरस आता है। आप लोगों को जब वोट से सरकार नहीं बनी तो नोटस सरकार बनाने का काम किया है। क्या क्या घोषणाएं नहीं करी आदरणीय ने, क्या क्या बोलते रहे। शिवराज सिंह चौहान अच्छे व्यक्ति हैं, साबित हैं, सब हैं, लेकिन घोषणा भी मुख्यमंत्री हैं, घोषणा करते हैं भूल जाते हैं। उन्हें खुद नहीं पता कितनी घोषणाएं कर चुके, कितनी घोषणाएं करी है 15 साल में, आज तक ध्यान नहीं है। सारे के सारे कामों के नाम पर, अरे कमलनाथ जी ने इस प्रदेश के अंदर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी थी, हर गरीब आदमी को बिजली दी थी। संबल योजना तो आपकी जगह थी, भ्रष्टाचार से भरी हुई थी, लेकिन नया उजाला के नाम से लेकर, नया सवेरा के नाम से लेकर आए थे। 70% युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, बड़े बड़े उद्योगपति आने के लिए, पुजारियों के मानदेय बढ़ाए थे, युवाओं को ग्रामीण रोजगार की गारंटी के रोजगार दिए थे। क्या क्या नहीं किया था? ओबीसी 27% आरक्षण दिया था, लेकिन आप लोगों ने सब सत्यानाश कर दिया। नोटों से खरीदा जयचंदों को, सरकार गिरा दी, और आज अपनी एकेडमी दिखा रहे हो कि हमें 50-50 से जीत रहे हैं। है साहस, करिए घोषणा। अगर आप मतपत्र से चुनाव कराएंगे और घोषणा आपकी फिर बन जाएगी नगर निगम में, तो आप जो कहोगे करने को तैयार रहूंगा। लेकिन निश्चित रूप से मन में चोरी है, आपके बेईमानी है, भ्रष्टाचार है। रजनीश साहब, मैं सोचता हूँ जवाब आप ही दे दीजिए। करिए साहब, घोषणा है तो। हाँ, मुझे लगता है कि इनको अपने वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी, मध्य प्रदेश की विवेक तन्खा जी, अजय सिंह राहुल भैया जी, जो 23 नेता हैं जिन्होंने देश भर में कांग्रेस की जिस प्रकार की दुर्दशा है, जिस प्रकार के बदतर हालात हैं, वो इन लोगों से सीखना चाहिए। तो मिल जाएगा जो ये सवाल अपने कांग्रेस के नेतृत्व पर खड़ा कर रहे हैं। ये ईवीएम पर मत बोलने से काम चलने वाला नहीं है। सीधी बात करो भैया, रजनीश भैया, भरोसा है मतपत्र में मतदाताओं पे या ईवीएम भैया पे रहेगा भरोसा जिंदगी भर? के लचर निकम में नकारे नेतृत्व, अरे नकारे बेईमानी भ्रष्टाचार में डूबे हुए आप हो। लोग खड़े कर रहे करिए हैं, मतपत्र से चुनाव और अपनी हैसियत देखिए, कहां मिलोगे आप लोग? कभी यहां मिलेगा, कभी वहां मिलेगा, पता नहीं पड़ा कहां चलेगा आप लोग। भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग, वो बम्फर, वो डंपर, वो व्यापम, वो ई टेंडरिंग, कुपोषण, सारी चीजें सामने निकल के आ जाएगी। कहां लगे वो माफिया? इस प्रदेश में माफिया को पैदा करने वाले लोग आप लोग हो, मिलावट कराने वाले लोग आप लोग हो। क्या दीजिए आप लोग? ईवीएम पर आप कराइए मतपत्र से चुनाव। ईवीएम पर माथा फोड़कर कांग्रेस आत्मावलोकन नहीं अरे कर करिए ना मतपत्र से चुनाव, घोषणा करिए, बात करिए अपने आंकड़ों के बारे में। अगर साहस है, हिम्मत है, सूरमा है, तो कराइए मतपत्र से चुनाव। ऐसे बाद भी हार जाएंगे। चुनाव होने के बाद मैं धनोपिया साहब रोकना चाहूंगा। जनादेश की व्याख्या इस प्रकार से होती है। धनोपिया साहब, धनोपिया साहब, ईवीएम से सेटिंग करके धनोपिया साहब, लोगों को पैसा बांट के चुनाव जीतने की बात रजनीश साहब, बातें कर रहे हैं। रजनीश साहब रोकना चाहूंगा, रजनीश साहब रोकना चाहूंगा, धनोपिया साहब आपको भी रोकना चाहूंगा। आखिरी फाइनल कमेंट लेने के लिए डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा की तरफ चलूंगा। प्रकाश साहब, क्या लगता है आपको, एजेंडे चाहे बीजेपी के हों, एजेंडे चाहे कांग्रेस के हों, अगर इन दोनों में से कोई एक सत्ता में रहता है और जनता के लिए एजेंडे बनाकर काम किए जाते हैं, तो राजनीति में फिर यही सब होना भी चाहिए? देखिए, किसी की भी गवर्नमेंट हो, जो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो ऑफ द पीपुल, बाय फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, इस कंसेप्ट पर तो काम करना ही पड़ेगा जी। कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे युवाओं का मुद्दा हो, चाहे गाय माता का मुद्दा हो,
इन मुद्दों पे ज्यादातर गवर्नमेंट एक जैसा ही सोच रखती हैं ठीक। और रखना भी चाहिए, रखना क्योंकि चाहिए। ये ऐसे मुद्दे हैं, अगर इन पर कांग्रेस या बीजेपी नहीं सोचेगी तो आने वाले चुनाव में वो कैसे जाएगी। ठीक। अब जैसे कि जो आपके लोकल बॉडीज के इलेक्शन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी अपनी तैयारी है, कांग्रेस भी अपने मुद्दे लाएगी। उनका मुद्दा मेरे ख्याल से वही होना चाहिए जिसके कारण उनकी सरकार गिरी। और मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूंगा कि सरकारों को जनहित पर ध्यान रखे, ये मुद्दे हर सरकार यानी को लाना ही विकास, चाहिए। विकास और हर आदमी तक सरकार की पहुंच और हर इंसान की पहुंच सरकार तक हो, ये मुद्दा सबसे इंपॉर्टेंट सरकार होना को ईमानदार चाहिए। भी होना चाहिए। डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा आपका, डॉक्टर और धनोपिया साहब आपका, रजनीश अग्रवाल साहब, आप तीनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।